Hey guys, welcome to the 10th lecture of the chapter photosynthesis in higher plants. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का पार्ट 2 यानी कि लेक्चर नंबर 9 में हमने ऑलरेडी इस टॉपिक को शुरू कर दिया था। पार्ट 1 जो कि है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इस लेक्चर में जो कि पार्ट 2 है इस टॉपिक का, इस लेक्चर में हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वाले टॉपिक को खत्म करेंगे, एंड कर देंगे। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 9 नहीं देखा या आपका अच्छे से रिवीजन नहीं है लेक्चर नंबर 9 का, तो मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ एक बार रिवाइज करके आए और फिर ये लेक्चर 10 देखें, तब आपको जो ये टॉपिक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो एक बार मैं आपको लास्ट लेक्चर का रिवीजन करा ही देता हूँ। मुझे पता नहीं आप लोग कितने जन ने रिवाइज करके आया है, कितने जन ने नहीं करके आया, मुझे आप पे कम ही भरोसा है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार वापस से जो हमारा लेक्चर नंबर 9 था उसको रिवाइज करा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा हमने क्या बातें की थी इस टॉपिक में, और फिर हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि देखो, पहले हमारा फोटो सिस्टम 1 होता है, ठीक है। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम जो होता है वो दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन सेंटर। जो फोटो सिस्टम 1 था उसका रिएक्शन सेंटर का नाम था P700, ठीक है। मैक्सिमम लाइट 700 नैनोमीटर की एब्जॉर्ब कर सकता है, ओके। फिर क्या हुआ, लाइट गिरी PS1 पे, PS1 ने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया और एक्टिवेट हुआ, और PS1 से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है। PS1 के रिएक्शन सेंटर से, PS1 का रिएक्शन सेंटर क्या है, P700, यानी कि एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जिसको हमने नाम दिया है P700, क्योंकि हमें पता है रिएक्शन सेंटर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का। तो उससे ये इलेक्ट्रॉन निकला, हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा एनर्जी है इसके पास, और ये गया एक प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। तो PS1 का प्राइमरी एक्सेप्टर याद करो, हमने क्या कहा था, आयरन सल्फर प्रोटीन। तो देखो PS1 से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकला, और इससे किसने एक्सेप्ट किया, आयरन सल्फर प्रोटीन से, आयरन सल्फर प्रोटीन ने एक्सेप्ट किया। यानी कि PS1 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है PS1 का इलेक्ट्रॉन का, वो है आयरन सल्फर प्रोटीन। फिर आयरन सल्फर प्रोटीन ने इस इलेक्ट्रॉन को भेज दिया फेरिडॉक्सिन के पास, और फेरिडॉक्सिन ने क्या किया, FNR की मदद से, FD जो है, ये फेरिडॉक्सिन जो है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन चला गया NADP प्लस के पास विद द हेल्प ऑफ FNR ने मदद की, ओके। FNR क्या है, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। स्ट्रोमा में आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है NADP प्लस। अब इस NADP प्लस के पास हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस NADP प्लस ने क्या किया, स्ट्रोमा में मैंने कहा था आपको बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, H प्लस आयन होते हैं। तो NADP प्लस ने जब इसके पास ये हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आया, तब इसने स्ट्रोमा से एक क्या किया, हाइड्रोजन आयन को ले लिया, प्रोटॉन को ले लिया, और रिएक्शन के बाद हमें क्या मिला, NADPH। NADPH प्लस H प्लस, पूरा हम कैसे पढ़ेंगे, NADPH प्लस H प्लस। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि आप अगर अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में तो NADPH प्लस H प्लस लिखा है, लेकिन अलग अलग किताबों में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत ज़्यादा बायोलॉजी की किताबें पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको कहीं कहीं पे NADPH प्लस H प्लस के अलावा NADPH मिल जाएगा, ये भी सही है। कई समय आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको NADPH प्लस H प्लस के अलावा NADPH2 भी मिल जाएगा लिखा हुआ, तो सब सेम ही है, ओके। ये सब सेम है, घबराइएगा नहीं, ओके। NADPH प्लस H प्लस को ही NADPH या NADPH2 कहेंगे। फिर ये जो NADPH2 है ये कहाँ जाएगा, डार्क रिएक्शन में। NADPH2 किसका प्रोडक्ट है, लाइट रिएक्शन का, क्योंकि ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये कब शुरू हुआ, जब लाइट गिरा पहली बार PS1 के ऊपर, राइट। तो इलेक्ट्रॉन गया तो लाइट गिरा, यानी कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। और मैंने आपको कहा ही था लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्रेना में होता है, ग्रेना में, ऑलराइट। और ग्रेना में भी कहाँ, थाइलेकॉइड में। देखो ये जो हमारा थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड, देखो इसमें क्या चल रहा है, हमारा लाइट रिएक्शन चल रहा है, ऑलराइट। ग्रेना में ही ना है, ग्रेना में देखो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये सब चल रहा है, और थाइलेकॉइड ल्यूमेन के अंदर भी कुछ रिएक्शंस होंगे जिसकी बात हम बाद में जाके करेंगे, ऑलराइट। तो ग्रेना में हमारा ये लाइट रिएक्शन चल रहा है, और स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड को ही तो हम ग्रेना कहते हैं। तो फिलहाल तो देखो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्या हुआ, PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला, ऑलराइट, और इसने NADPH2 बनने में मदद की, और हमारा NADPH2 आगे डार्क रिएक्शन में काम आएगा, इतना आपको पता है, वेरी गुड। फिर याद करो मैंने क्या कहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन PS1 से निकला, अब PS1 से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है क्योंकि PS1 पे लाइट गिर रहा है धराधर, एक बार तो लाइट गिर के बंद नहीं हो जा रहा ना, लाइट तो धराधर गिरे ही जा रहा है पूरे दिन, तो इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा। तो PS1 के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कौन करेगा,
PS1 के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कौन करेगा? तो मैंने यूजुअली तो आपको पता है क्या होता है, वाटर का फोटोलाइसिस होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो जाके बैलेंस करता है। बट याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या कहा था कि PS1 के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए फोटोलाइसिस नहीं होता, फोटोलाइसिस नहीं होता, वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा था, याद करो। इसलिए कहता हूँ पुराने लेक्चर्स देख के आया करो, और तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो जिन्होंने देख के आया उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको आराम से ये चीज समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने नहीं देखा पुराने लेक्चर्स, वो बैठ के अपना माथा खुजला रहे होंगे। ठीक है, देखो, तो PS1 के इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए याद करो मैंने क्या कहा था, इसके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए PS2 काम में आता है। क्योंकि देखो लाइट तो साइमल्टेनियसली PS1 पे भी गिरेगी, PS2 पे भी गिरेगी। ऐसा थोड़ी है लाइट की बोलेगी मैं सिर्फ PS1 पे ही गिरूंगी, मैं PS2 पे नहीं गिरूंगी, ऐसा थोड़ी होता है। लाइट जब गिरेगा तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे गिरेगा, और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हमने कहा था दो तरह के फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 1 पे लाइट गिरा तो पूरा का पूरा ये प्रोसेस हुआ, ठीक है। ऑलराइट, अब PS2 पे भी साइमल्टेनियसली लाइट गिरा। PS2 का रिएक्शन सेंटर का नाम है P680, आपको पता है, ठीक है। तो PS2 पे भी लाइट गिरा, लाइट, ओके। PS2 से भी इलेक्ट्रॉन निकला, हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन। PS2 का अगर बोलूं मैं, PS2 का जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, तो आप कहोगे फेओफाइटिन। PS1 का प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का, जो PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकला इसका प्राइमरी एक्सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन, और यहाँ पे फेओफाइटिन है PS2 का प्राइमरी एक्सेप्टर, PS2 के इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया PQ के पास। मैंने क्या कहा था आपको, PQ एक हाइड्रोजन कैरियर है, ठीक है। तो PQ क्या करेगा, आगे जाएगा और एक स्ट्रोमा से, स्ट्रोमा में मैंने क्या कहा था बहुत सारे H+ है, तो स्ट्रोमा से एक H+ लेगा और उसको अंदर की तरफ यहाँ फेंक देगा। ऑलराइट, देखो PQ था, ये हाइड्रोजन कैरियर है, तो अब H2 लग गया, यहाँ पे H2 लग गया, PQH2। ऑलराइट, तो यहां से ये हमारा क्या हुआ, यहां से ये फिर ये इलेक्ट्रॉन गया। PQH2 देखो हाइड्रोजन कैरियर है, हाइड्रोजन कैरियर है तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन कहां से लिया हमारे PQ ने, स्ट्रोमा से, ऑलराइट, और इसे कहां फेंक दिया, ल्यूमेन में। ल्यूमेन में हमारा प्रोटॉन आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन था उसको कहां भेज दिया, साइटोक्रोम B6F ने। क्या ये प्रोटॉन, याद करो, PQH2 ने फेंका है? नहीं, PQH2 ने साइटोक्रोम B6 एंड F को पूरा का पूरा हाइड्रोजन दिया था। लेकिन साइटोक्रोम B6 और F जो कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम एक साथ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए प्रोटॉन हमारा ल्यूमेन में आ गया। ये चीज भी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था चॉकलेट के एग्जाम्पल से, कि जब आप चॉकलेट लेने जाते हो तो दुकान वाला आपको चॉकलेट रैपर के अंदर पैक करके देता है, तो आप रैपर को क्या करते हो, फेंक देते हो, क्योंकि रैपर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको तो रिक्वायरमेंट है चॉकलेट की। उसी तरीके से PQH2 पूरा का पूरा हाइड्रोजन देता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, लेकिन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का रिक्वायरमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो प्रोटॉन को नहीं लेता। तो प्रोटॉन कहाँ आ जाता है, ल्यूमेन के अंदर आ जाता है। जिस तरीके से हमें जब चॉकलेट मिलता है हम रैपर को फेंक देते हैं, चॉकलेट खा लेते हैं, उसी तरीके से साइटोक्रोम B6 का रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो हमारा साइटोक्रोम B6 एंड F का रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हुए जाता है कहाँ, प्लास्टोसाइनिन के पास। ये देखो प्लास्टोसाइनिन, ऑलराइट, प्लास्टोसाइनिन आपको याद करो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। मैंने आपको कहा था प्लास्टोक्विनोन क्या है, एक हाइड्रोजन कैरियर है। प्लास्टोसाइनिन क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से होते हुए प्लास्टोसाइनिन के पास गया, और प्लास्टोसाइनिन ने इस इलेक्ट्रॉन को PS1 को दे दिया। तो देखो PS1 का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बार बार निकल के जा रहा है लाइट गिरने की वजह से, इसका बैलेंस कौन कर रहा है, PS2 कर रहा है। यहाँ से देखो फिर PS2 पे भी साइमल्टेनियसली लाइट गिर रहा है, ऑलराइट। तो ये पूरी चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एकदम अच्छे से समझाई थी, ऑलराइट, एकदम अच्छे से समझाई थी। मैंने क्या कहा था, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही तो चल रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑलराइट। हाइड्रोजन कैरियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अगर आपसे कोई पूछ ला हाइड्रोजन कैरियर कौन है, तो आपको पता है प्लास्टोक्विनोन। जैसा कि मैंने आपको कहा प्लास्टोक्विनोन हमारा हाइड्रोजन कैरियर है। स्ट्रोमा को कहाँ से ये लाता है, स्ट्रोमा को लाता है, सॉरी, प्रोटॉन को कहाँ से लाता है, स्ट्रोमा से, राइट। प्लास्टोक्विनोन क्या है, हाइड्रोजन कैरियर है। हाइड्रोजन कैरियर हम कब कहते हैं, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो प्लास्टोक्विनोन के पास था ही। इस प्लास्टोक्विनोन ने प्रोटॉन कहां से लिया, स्ट्रोमा से। कब लिया, जब इस प्लास्टोक्विनोन के पास ये हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन गया, तब प्लास्टोक्विनोन ने इस हाई इलेक्ट्रॉन वाले एनर्जी का इस्तेमाल, हाई इलेक्ट्रॉन से जो मिलने वाली एनर्जी है उसको इस्तेमाल करके स्ट्रोमा से प्रोटॉन लिया।
जब प्लास्टोक्विनोन के पास ये हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तब प्लास्टोक्विनोन उस हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को यूज करके स्ट्रोमा से क्या करेगा, प्रोटॉन को अंदर ले लेगा और PqH2 बनेगा। और फिर ये जो प्रोटॉन है, साइटोक्रोम B6 एंड F का रिक्वायरमेंट क्या, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन नहीं है, तो ये प्रोटॉन ल्यूमेन में आ जाएगा। इतनी बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी आपसे, अगर आपको अच्छे से याद है तो। अब सवाल ये उठता है कि भैया चलो, आपने बोला हरीशु कि PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका बैलेंसिंग करवाया PS2 ने, पर PS2 से भी तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जब PS2 के ऊपर लाइट गिर रहा है, तो PS2 का इलेक्ट्रॉन कौन बैलेंस कर रहा है, क्योंकि लाइट तो साइमल्टेनियसली PS1 पे और PS2 पे भी गिर रहा है। PS1 का इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है और NADPH बन रहा है पूरा का पूरा, तब PS1 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को PS2 पूरा कर दे रहा है। देखो यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन पूरा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है PS1 के पास। PS2 का भी तो अब इसका कौन करेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन कौन बैलेंस करेगा, बताओ, इसका पूरा कौन करेगा इलेक्ट्रॉन जो PS2 से निकल रहा है। तो इसी चीज की बात करेंगे, उसी चीज की बात करेंगे हम इस लेक्चर में। तो आई होप जो मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा बहुत रिवाइज कराया वो आपके अकल में गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कम टाइम में रिवाइज कराने की। अच्छे से अगर आपको समझना है तो लेक्चर 9 जाके देखो, ठीक है। चलो, तो अब हम इस लेक्चर में देखते हैं कि PS2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन बैलेंस करता है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो अब चर्चा करते हैं कि ये जो हमारा फोटो सिस्टम 2 है, इसके इलेक्ट्रॉन को कौन बैलेंस कर रहा है। देखिए, हमने कहा PS1 पे लाइट गिरा, PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला और ये जाके NADPH2 बनाया, जो कि डार्क रिएक्शन में काम आता है। और PS1 के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए H2O का ब्रेकडाउन नहीं होता है, राइट। H2O का ब्रेकडाउन नहीं होता है। यूजुअली हमने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा था फोटो ऑक्सीडेशन के टाइम कि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा था। क्लोरोफिल ए जो हमारा रिएक्शन सेंटर था, याद करो। बट यहाँ पे PS1 के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता। इंस्टेड क्या होता है, जब लाइट गिरता है PS1 पे तो साइमल्टेनियसली PS2 पे भी गिरता है और इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल करते करते इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है और प्लास्टोसाइनिन से होते हुए PS1 के पास आ जाता है और फिर वही इलेक्ट्रॉन वापस से PS1 से निकलता है और फिर NADPH2 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन PS2 से निकला, ये भी PS2 के पास वापस नहीं आया, ठीक है। तो PS2 के इलेक्ट्रॉन को कौन बैलेंस कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्या मतलब देखोगे, वो चीज देखो, क्या समझो, PS2 के इलेक्ट्रॉन को कौन बैलेंस कर रहा है, ये हमारा मुद्दा है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स काम करता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान से सुनिएगा कि PS2 के इलेक्ट्रॉन को कौन बैलेंस कर रहा है। याद कीजिए, जो हमारे वैन नील साहब थे, उन्होंने क्या कहा था, वैन नील, रूबेन और कामेन के एक्सपेरिमेंट को याद कीजिए। वैन नील साहब ने कहा था कि जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन जो निकलता है वो H2O से आता है। जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, राइट, रिलीज होता है, जो एटमोस्फेयर में जाता है, वो वाटर का होता है, H2O का, वैन नील साहब ने कहा था। और रूबेन और कामेन ने इस चीज को प्रूव भी किया था रेडियो आइसोटोप टेक्निक से, राइट। तो अब देखो क्या होता है, यहाँ पे जैसी PS2 पे लाइट गिरता है ना, PS2 पे जैसी लाइट गिरा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, वैसे ये जो PS2 से एसोसिएटेड एक कॉम्प्लेक्स होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ये एक्टिवेट हो जाता है। कब, जैसी लाइट गिरता है PS2 के ऊपर, यहाँ PS2 के ऊपर और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये OEC कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है और वाटर का क्या कर देता है, ब्रेकडाउन, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, तो फोटोलाइसिस कब हो रहा है, जब PS2 के ऊपर लाइट गिर रहा है, किसके मदद से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो देखो, PS2 के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन PS1 के इलेक्ट्रॉन को कौन बैलेंस कर रहा है, PS2। PS2 के इलेक्ट्रॉन को कौन बैलेंस कर रहा है, ये वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है। कौन करा रहा है, PS2 के ऊपर एसोसिएटेड एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कब ये एक्टिवेट हो रहा है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जैसी लाइट गिर रहा है PS2 के ऊपर, यानी कि PS2 और PS1 सबके ऊपर तो साइमल्टेनियसली लाइट गिर रहा है। तो जैसी लाइट गिरा, ठीक है, लाइट गिरा सबके ऊपर साइमल्टेनियसली गिरेगा, PS2 और PS1 के ऊपर ना,
तो यहाँ PS1 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, साइमल्टेनियसली भी PS2 से निकलेगा। और जैसे PS2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब लाइट गिरेगा PS2 के ऊपर, तो ये OEC कॉम्प्लेक्स जो है एक्टिवेट हो जाएगा और फटाक से वाटर का ब्रेकडाउन करेगा। अब आपको पता है H2O का जब ब्रेकडाउन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, यही इलेक्ट्रॉन चला जाएगा PS2 के पास, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा PS2 के पास, PS2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा बैलेंस हो जाएगा, राइट। इस तरीके से फिर यही इलेक्ट्रॉन जो PS2 के पास गया, ये वापस से ट्रैवल करते 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 NADPH2 बना लेगा, ठीक। तो देखो, और वाटर ऐसा थोड़ी है एक ही मॉलिक्यूल है वाटर का, वाटर के तो बहुत मॉलिक्यूल है। तो लाइट दिन भर गिरता रहता है, दिन भर, रात को तो नहीं गिरेगा, दिन भर गिरता रहता है, PS1 से इलेक्ट्रॉन निकलता रहता है, PS1 के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए PS2 का इलेक्ट्रॉन निकलता है, PS2 पे भी साइमल्टेनियसली लाइट गिर रहा है ना। और वाटर मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं प्लांट के पास, जाइलम से तो वाटर ले ही रहा है हमारा प्लांट, राइट, रूट से जाइलम के थ्रू, आपको तो पता ही है। तो वाटर की तो कमी नहीं है, तो ये वाटर भी टूटता रहता है। कौन? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, वाटर को तोड़ रहा है फोटोलाइसिस की मदद से। फोटोलाइसिस क्यों? जैसी लाइट गिरा PS2 के ऊपर तो लाइसिस हो गया किसका, H2O का। तो फोटो लाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन, तो वाटर भी धड़ाधड़ टूट रहा है। तो PS2 के इलेक्ट्रॉन की कमी को हमारा ये H2O पूरा कर रहा है, और PS1 के इलेक्ट्रॉन की कमी को PS2 पूरा कर रहा है, ठीक। अब यहाँ देखो, जब ये H2O टूटेगा तो H2O के साथ एक तो इलेक्ट्रॉन निकला, साथ ही साथ एक प्रोटॉन निकलेगा, ठीक है, और साथ ही साथ निकलेगा ऑक्सीजन O2। यही वो ऑक्सीजन है जो एटमोस्फेयर में चला जाएगा। इसीलिए जो H2O का जो ब्रेकडाउन करता है, ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स करता है। ये क्या करता है, H2O को तोड़ता है किसमें, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन चला जाता है PS2 के पास। और यही ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जब H2O को तोड़ता है तो ऑक्सीजन भी निकलता है, तो इसीलिए OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहा गया है, ठीक है। ये कितनी तरीके से मदद कर रहा है, एक तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन ला रहा है, वाटर को तोड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फोटोलाइसिस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ OEC हमारा ये वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है। और एक तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जो PS2 के पास चला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन PS2 के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहा है, ठीक है, हमारा ये वाटर का ब्रेकडाउन, जो कि किसकी मदद से हो रहा है, OEC की मदद से। और यही OEC क्या करता है, वाटर का जब ब्रेकडाउन कर रहा है, हेल्प कर रहा है करने में, तो O2 का भी रिलीज करने में हेल्प करता है, इसीलिए ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहा गया है। ऑलराइट, तो ये ऑक्सीजन एटमोस्फेयर में चला गया, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ गया, एटमोस्फेयर में। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या चीज रखना है, देखो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है PS1 से जाके NADPH बन रहा है, ये सब किस में चल रहा है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। PS2, क्योंकि PS2 और PS1 कहाँ है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में है। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रॉन का ये जो पूरा ट्रांसपोर्ट है, देखो PS1 में हो रहा है, सॉरी PS1 से हो रहा है, PS2 से हो रहा है, देखो PS2 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसे ट्रांसपोर्ट ही तो कहेंगे। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब एक, और ये कहाँ हो रहा है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहा है। ऑलराइट, देखो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मेम्ब्रेन के सरफेस पे, ये जो PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला था यहाँ FD के पास गया, फिर FNR से होते हुए स्टोमा में चला गया। तो ये सारी चीजें आपको आई होप समझ में आ रही होगी, ठीक है। मैं इस पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये चीज इतनी अच्छे से समझ में रटना नहीं, प्लीज इस चीज को ना कोई रटना नहीं, इसलिए मैं बार बार बहुत बार एक चीज को बोल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप ये लेक्चर देखो और फिर जाके रटने बैठ जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे ये लेक्चर देखो, आंख बंद करके ये जो चीज मैंने पूरा समझाया ना उसको बना लो। नहीं, आंख बंद करके कुछ ज्यादा ही फेंक दिया मैंने आंख खोल के, मतलब ये चीज आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ये जो सामने जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं हर चीज को इतनी बार बोल रहा हूँ। ऑलराइट, समझिएगा, मेरे मेहनत को समझिएगा कि मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ। आपको लग रहा हो कि यार ये एक ही चीज बार बार बोल रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको इस लेक्चर को देखने का ना फायदा हो। ऐसा नहीं कि एक आए और एक बार बोल दी और चले गए जस्ट बिकॉज रिकॉर्डिंग है। स्टूडेंट्स का क्या है, वो तो बैक कर करके देखते रहेंगे। तो वैसा वैसा पढ़ाता, वैसे नहीं पढ़ाता हूँ मैं मन से पढ़ाता हूँ कि आपको चीज को समझ में आ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक की जितनी चीजें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, याद रखने वाली जो बात है वो है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस H2O का ब्रेकडाउन हैपेंस इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। ये क्या है, ल्यूमेन है किसका, थाइलाकॉइड का। ये मेम्ब्रेन है थाइलाकॉइड का, ठीक है, और ये ल्यूमेन है। तो याद रखिएगा, वाटर का जो ब्रेकडाउन हो रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो H2O का ब्रेकडाउन होता है जिससे ये ऑक्सीजन निकलता है एटमॉस्फेयर में, जो कि वैन डील साहब ने कहा था कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है, H2O से। H2O का जो ऑक्सीजन है वही बाहर एटमॉस्फेयर में आता है। तो बात तो उन्होंने सही बोली थी, रूबेन और कामेन ने प्रूफ भी किया था। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस H2O ब्रेकडाउन हैपेंस इन द
ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब चलिए कुछ और बातें हैं, उस चीज को भी हम देख लेते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा है, प्रोटॉन्स कंसेंट्रेशन इज हाई इनसाइड द ल्यूमेन, और यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है प्रोटॉन ग्रेडियंट। इसका मतलब समझेंगे। देखिए मैंने क्या कहा, PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, लाइट साइमल्टेनियसली PS1 पे गिरा और PS2 पे गिरा। PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो तो जाके यहाँ पे क्या किया, NADPH2 बनाया, इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, FeS से होते हुए FD के पास गया, राइट, और FD से FNR के हेल्प से NADP प्लस के पास चला गया। साइमल्टेनियसली लाइट PS2 पे गिरा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला ताकि ये PS1 के इलेक्ट्रॉन के कमी को पूरा कर सके, बैलेंस कर सके, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, फेयोफाइटिन के पास गया और PQ के पास गया। प्लास्टोक्विनोन क्या है ये एक तरह का हाइड्रोजन कैरियर है। इसने क्या किया, स्ट्रोमा से, मैंने आपको कहा था, स्ट्रोमा से प्रोटॉन ले लिया और उसे फेंक दिया अंदर ल्यूमेन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ल्यूमेन में प्रोटॉन क्या हो गया, यहाँ पे एक प्रोटॉन आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन कितने जगह से आ रहे हैं, तो आप कहोगे 2 जगह से। पहला तो मैंने आपको अभी बोला, जब PS2 से इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो जब PQ के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो PQ इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की मदद से स्ट्रोमा से क्या ले लेता है, प्रोटॉन ले लेता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन कैरियर है और यहाँ पे प्रोटॉन ल्यूमेन के तरफ आके छोड़ देता है ल्यूमेन के अंदर। दूसरा, जब वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है ताकि PS2 के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर सके, ठीक है, तो हमारा वाटर का ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे भी आप देखो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ऑक्सीजन भी बनता है जो कि एटमॉस्फेयर में चला जाता है और प्रोटॉन रह जाता है। तो प्रोटॉन में क्या हो रहा है, देखो प्रोटॉन में मैं कह सकता हूं कि, सॉरी प्रोटॉन बोल रहा हूं, ल्यूमेन में क्या हो रहा है, देखो ल्यूमेन में मैं कह सकता हूं कि प्रोटॉन का जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है। तो जब प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तब हम कहेंगे कि वहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया है। क्या हो गया है, प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया है, प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन बढ़ गया है। किसमें, ल्यूमेन में। कहां से बढ़ रहा है, 2 जगह से बढ़ रहा है। एक तो यहाँ प्लास्टोक्विनोन की हरकत की वजह से, ठीक है, क्या कर रहा है, स्ट्रोमा से प्रोटॉन को लाके ल्यूमेन में छोड़ दे रहा है, और दूसरा वाटर के ब्रेकडाउन की वजह से। तो प्रोटॉन का जो कंसेंट्रेशन है ल्यूमेन में बढ़ गया, प्रोटॉन कंसेंट्रेशन इज हाई इनसाइड द ल्यूमेन, इसी को हम कहते हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया है, ठीक। अब देखिए प्रोटॉन का जो मतलब, प्रोटॉन मतलब H+ आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ना, यानी कि पीएच का कम होना। ल्यूमेन का पीएच, जहां आपको पता होना चाहिए कि जो पीएच होता है वो H+ आयन के इनवर्स होता है। अगर किसी भी सोल्यूशन में अगर आप H+ आयन बढ़ा दो तो उस सोल्यूशन का पीएच कम हो जाता है। तो ल्यूमेन के अंदर में देखो, ल्यूमेन के अंदर में क्या हो रहा है, H+ आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है और प्रोटॉन ग्रेडियंट हो रहा है, ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया है, प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया है, ठीक है। तो H+ आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया। और जब H+ कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच घट जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, पीएच इज इनवर्स टू H+ आयन। तो अगर H+ आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा तो पीएच कम। ओके, इसको मैं हाईलाइट कर दिया। अब साथ ही साथ अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा, राइट, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा से ही तो ये हमारा जो प्लास्टोक्विनोन है क्या कर रहा है, प्रोटॉन को अंदर ले रहा है, राइट। एक तो यहाँ से प्रोटॉन अंदर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन की कमी हो रही है, प्रोटॉन की कमी। और एक और चीज आप याद कीजिए, जब PS1 से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, FeS के पास जा रहा था और FD से होते हुए FNR की मदद से NADP+ के पास जब इलेक्ट्रॉन गया था तो NADP+ ने क्या किया था, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की मदद से, स्ट्रोमा में बहुत सारे H+ आयन होते हैं, तो स्ट्रोमा से H+ आयन को हमारे NADP+ ने इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के हेल्प से ले लिया था। किसको, प्रोटॉन को। वापस से सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन मूव किया, FeS के पास गया, FeS से FD के पास गया, FD से FNR के हेल्प से NADP+ के पास ये इलेक्ट्रॉन गया। जैसे ही NADP+ के पास ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा हाई एनर्जी वाला, तो NADP+ ने इस हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन से थोड़ी एनर्जी की इस्तेमाल की और स्ट्रोमा में प्रेजेंट बहुत सारे प्रोटॉन में से एक प्रोटॉन ले लिया और NADPH2 का फॉर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पे भी देखो स्ट्रोमा से H+ को लिया जा रहा है, ठीक है। कौन ले रहा है, NADP+ ले रहा है, जब इसके पास हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है PS1 से होते हुए, ठीक, PS1 का इलेक्ट्रॉन।
और राइट PS1 का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी H प्लस का कंसेंट्रेशन घट रहा है। तो देखो मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रोमा में H प्लस का कंसेंट्रेशन, प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन घट रहा है। अब मैंने क्या कहा, pH इनवर्स होता है H प्लस आयन के, तो अगर स्ट्रोमा में H प्लस आयन कम तो pH ज्यादा। ये सब कब हो रहा है, ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, डे टाइम मैंने हाईलाइट कर दिया। देखो डे टाइम पे, डे लाइट पे जब रोशनी गिर रही है, लाइट गिर रही है, तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, राइट। ये जब पूरा प्रोसेस चल रहा है तो इसके कारण क्या हो रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट हो रहा है, यानी कि ल्यूमेन के अंदर H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, एक तो वाटर के ब्रेकडाउन के कारण, और ये जो प्लास्टोक्विनोन जो है ये H प्लस को बाहर से स्ट्रोमा से लेके अंदर छोड़ दे रहा है। तो हमारा PQ, जिसको हम हाइड्रोजन कैरियर कह रहे हैं, एक तरह से प्रोटॉन पंप की तरह काम कर रहा है। एक प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन को स्ट्रोमा से ल्यूमेन में पंप कर दे रहा है, लाके छोड़ दे रहा है, ठीक। और स्ट्रोमा में कम हो रहा है प्रोटॉन, क्यों, क्योंकि एक तो देखो ये जो PQ है ये क्या कर रहा है, पंप कर दे रहा है प्रोटॉन को, तो बाहर कम हो जा रहा है प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन स्ट्रोमा में। और साथ ही साथ यहाँ NADP प्लस जो है ये भी क्या कर रहा है, स्ट्रोमा से प्रोटॉन ले रहा है। तो ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा, स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम ड्यूरिंग डे लाइट। जब ये पूरा का पूरा, ये सारा का सारा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, ये जो पूरा ETS सिस्टम जब चलता है, तब ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया। और स्ट्रोमा के पास जो स्ट्रोमा है, यानी कि ल्यूमेन के बाहर जो स्ट्रोमा है, यहाँ प्रोटॉन कम हो जाता है। अब आप एक चीज ध्यान से सुनिए, इस पूरे संसार में, ठीक है, जितने भी लिविंग सिस्टम है, ठीक है, जितने भी लिविंग सिस्टम है, ये जो अर्थ है, यहाँ पे जितने भी सब्सटेंसेस है, जितने भी सब्सटेंसेस, या तो उनको तुम गैस बोल लो, आयंस बोल लो, या लिक्विड बोल लो, इनकी एक डिजायर है, इनकी एक इच्छा है कि इन्हें इक्विलिब्रियम में रहना है, ठीक है, सबको एकदम इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना है, इक्विलिब्रियम स्टेट, बैलेंस्ड होकर रहना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन तो ल्यूमेन में बढ़ जा रहा है लेकिन स्ट्रोमा में कम हो जा रहा है। तो प्रोटॉन को बैलेंस करना है, खुद को इक्विलिब्रियम में जाना है, राइट, प्रोटॉन के नंबर को इक्विलिब्रियम में जाना है, राइट। जैसा कि मैंने आपको कहा, इस जगत में, इस संसार में जितने भी इन लिविंग सिस्टम में जितने भी सब्सटेंसेस है, उनका एक इच्छा है, या तो वो आयन हो या लिक्विड हो या गैसेस हो, उनका एक इच्छा है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए प्रोटॉन को क्या करना होगा, बाहर जाना होगा, क्योंकि प्रोटॉन स्ट्रोमा में तो कम है, ल्यूमेन में ज्यादा है। तो बैलेंस करने के लिए ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ प्रोटॉन को जाना पड़ेगा, राइट। इस चीज को आप समझे, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ज्यादा कुछ बहुत कठिन नहीं था। अब देखो बहुत सारा क्या कहते हैं, प्रोटॉन ल्यूमेन में ज्यादा हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा, प्रोटॉन्स को ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ जाना है, तो बीच में एक बैरियर है। बैरियर कौन है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। फोस्फोलिपिड बाइलेयर है ना। फोस्फोलिपिड एक क्या है, मान लो एक नदी है, जैसे आपको एक पार से दूसरे पार जाना है, बीच में एक नदी है, ठीक है, वैसे प्रोटॉन को एक पार से दूसरे पार जाना है, और ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर एक नदी है, राइट। अब हमें अगर नॉर्मली नदी पार करना होता है तो हम ब्रिज का सहारा लेते हैं, पुलिया होता है, ब्रिज होता है, उससे हम पार हो जाते हैं। तो अब इस प्रोटॉन को भी बाहर जाना है स्ट्रोमा की तरफ, तो इनको भी ये जो बैरियर है, इस बैरियर को क्रॉस करके जाना होगा। तो यहाँ पे देखो ये सारे प्रोटॉन जमा हो गए, बहुत ज्यादा प्रोटॉन था। अब प्रोटॉन को क्या करना है, बाहर जाना है, राइट। तो हमारे लिए तो ब्रिज होता है, फॉर ह्यूमंस, हमें नदी पार करना है तो ब्रिज से पार कर लेते हैं। प्रोटॉन्स के लिए होते हैं F0 और F1 प्रोटीन। याद करो इन दोनों प्रोटीन को मैंने आपको डिटेल में नहीं, लेकिन इनके बारे में मैंने आपको बताया था जब हम कौन सा लेक्चर पढ़ रहे थे, कौन सा, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, वो वाला लेक्चर। किसी लेक्चर में मैंने आपको बोला था, मुझे याद है, हाँ शायद लाइट रिएक्शन, व्हाट इज लाइट रिएक्शन, जब हम पढ़ रहे थे तब हमने बात की थी F0 और F1 प्रोटीन की। F0 और F1 प्रोटीन जो है वो ब्रिज की तरह काम करता है फॉर दिस प्रोटॉन्स, ताकि इस प्रोटॉन्स को बाहर निकाल सके, ठीक है। तो F0 और F1 प्रोटीन को याद करो, हम एक साथ ऑक्सीजन पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। ये जो F0 प्रोटीन होता है ये इंटीग्रल या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये हमारा जो F0 प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन के आर पार जाता है, एक पार से दूसरे पार, ठीक है।
मेम्ब्रेन से होता हुआ, बीच से होता हुआ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है। और जो F1 प्रोटीन है ये सरफेस प्रोटीन है, देखो मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट है। अब मैंने क्या कहा आपको, ये जो पूरा प्रोसेस चला, ठीक है, पूरा प्रोसेस चलने के कारण अंदर में H+ ज्यादा हो गया, बाहर में H+ कम हो गया। H+ को अब बाहर जाना है, तो बाहर जाना है तो ये F0 और F1 जो ये जो बैरियर है, जो बैरियर है, इससे प्रोटॉन को जाने में मदद करेंगे, बाहर जाने में मदद करेंगे। ये जो हमारा फोस्फोलिपिड बाइलेयर का जो बैरियर है, तो ये देखो ये जाएगा, H+ पहले F0 में एंटर करेगा। जैसे ही H+ F0 में एंटर करके एक पार से इस पार आएगा, F0 एक्टिवेट होगा, राइट। प्रोटॉन जाएगा ना, प्रोटॉन यहाँ से, अगर मान लो तुम किसी चीज से अटैच्ड हो, ठीक है, तुम किसी चीज को छू के रखे हो और उस चीज में कोई हरकत हो गई, तो तुम फटाक से वाइब्रेशन से तुम्हें पता चल जाएगा, राइट। समझ रहे हो ना बात को। तो देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो F0 के साथ ये F1 अटैच्ड है, राइट। तो जैसे ये जो प्रोटॉन है F0 से होते हुए बाहर की तरफ जाएगा ना, ये F1 को भनक लग जाएगा और ये F1 एक्टिवेट हो जाएगा। और जब ये F1 एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे एक प्रोसेस चलेगा, जो ADP है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ अटैच होके ATP बना लेगा। जैसी ये जो प्रोटॉन है ये F0 से बाहर निकला, हमारा F1 जो प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन है, ये एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, ADP जो होता है, ठीक है, ADP जैसे ये F1 एक्टिवेट होता है तो ADP हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़कर ATP बना लेता है। ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। आराम से ध्यान से समझो, प्रोटॉन को बाहर जाना है ताकि इक्विलिब्रियम बन सके। प्रोटॉन किसके थ्रू जाएगा, इस बैरियर को पार करना है, तो प्रोटॉन किसके थ्रू जाएगा, इस F0 प्रोटीन के थ्रू। F0 प्रोटीन से जैसे ही बाहर निकलेगा तो F1 को भनक लगेगा और यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, क्या होगा, ADP जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़कर ATP बना लेगा। अब देखो फोटोफॉस्फोराइलेशन में फॉस्फोराइलेशन टर्म का मतलब समझो, ये फॉस्फोराइलेशन टर्म रिलेटेड है फॉस्फेट से। जब भी फॉस्फेट का कोई मूवमेंट होता है, फॉस्फेट का एडिशन होता है, जब भी फॉस्फेट का एडिशन होता है तो हम उसे कहते हैं फॉस्फोराइलेशन हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो ADP है इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का क्या हुआ, एडिशन हुआ। कब, जैसे ही F0 से ये प्रोटॉन बाहर निकला, F1 को भनक लगा, ठीक है, और यहाँ पे ADP के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाके ऐड हो गया, तो फॉस्फेट के एडिशन को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, और इससे प्रोडक्ट क्या आया, ATP आया। फोटो क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है फोटोफॉस्फोराइलेशन का, ATP बनने का, इसकी शुरुआत ही हुई है रोशनी से। जब पहली बार लाइट साइमल्टेनियसली PS1 और PS2 पे गिरा, ये पूरा प्रोसेस चला, पूरा प्रोसेस चला। PS1 के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, जब PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला और NADPH बना, तो PS1 के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए PS2 का इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, मदद किया। PS2 का इलेक्ट्रॉन जब PQ के पास पहुंचा, PQ ने क्या किया, H+ को पंप करके अंदर लाके छोड़ दिया, राइट। और फिर देखो ये जो हमारा PS2 का इलेक्ट्रॉन था, जो PS1 के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया, PS2 के इलेक्ट्रॉन को कौन बैलेंस करेगा, तब यहाँ पे आए पानी साहब, वाटर साहब ने क्या किया, वाटर साहब टूटे, किसके मदद से, OEC के मदद से, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और फिर जैसे वाटर टूटा तो और प्रोटॉन आया, प्रोटॉन प्रोटॉन बहुत ज्यादा प्रोटॉन, ज्यादा प्रोटॉन तो प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया, बहुत ज्यादा प्रोटॉन, pH कम, क्योंकि pH इज इनवर्स टू प्रोटॉन, राइट। अब देखो स्ट्रोमा का क्या हाल है, यहाँ तो H+ भैया कम है। H+ क्यों कम है, क्योंकि H+ देखो प्रोटॉन जो है उस PQ क्या कर रहा है, पंप कर ले रहा है, प्रोटॉन पंप है। जब PS2 से PS1 की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इनफैक्ट जब PS1 से ये NADPH बन रहा है तो NADP+ के पास जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है PS1 का, देखो ये जो PS1 का ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो NADP क्या कर रहा है, स्ट्रोमा से H+ को ले रहा है, तो H+ स्ट्रोमा में और कम, तो pH ज्यादा। मैंने आपको कहा कि pH क्या है, इनवर्स है H+ के, तो H+ कम, pH ज्यादा, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रोटॉन ल्यूमेन में ज्यादा हो गया। दो जगह से ल्यूमेन में प्रोटॉन भरा और दो जगह से
स्ट्रोमा में प्रोटॉन घटा। ठीक है, कब हो रहा है? जब ये पूरा का पूरा लाइट गिर रहा है फोटोसिंथेसिस के टाइम। ठीक है, लाइट गिर रहा है तब ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा, स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम। इक्विलिब्रियम में जाना है प्रोटॉन को तो बाहर जाना है प्रोटॉन को, प्रोटॉन को बाहर जाना है तो ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, आग का रास्ता है और तैर के जाना है वो वाला डायलॉग याद है ना? नहीं, क्या था? आग का दरिया है और तैर के जाना है। तो यही फोस्फोलिपिड बाइलेयर है। प्रोटॉन को बाहर जाना है तो एफ नॉट से होते हुए जाएगा, एफ नॉट के साथ F1 अटैच है, तो जैसे एफ नॉट से H+ बाहर जाएगा, F1 को भनक लगेगा, ठीक है, एक वाइब्रेशन आएगा कि अरे भैया ये क्या हुआ, तो F1 एक्टिवेट होगा। F1 एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? यहाँ पे एक रिएक्शन चलेगा। वो रिएक्शन क्या है? फॉस्फोराइलेशन। एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का अटैच होना, फॉस्फोराइलेशन। फोटो क्यों कहा? क्योंकि भैया अभी तो आपको समझाया, जब पहली बार लाइट गिरा तब इतना कुछ हुआ, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, प्रोटॉन अंदर से ल्यूमेन से बाहर गया, तो ये पूरा प्रोसेस हुआ लाइट की वजह से। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन। समझे लाला? तो फोटोफॉस्फोराइलेशन ये होता है। बोलो बोलो, मैंने नॉन साइक्लिक क्यों लिखा? क्योंकि देखो देखो, किसी भी प्रोसेस को आप साइक्लिक कब बोलते हो? जब मान लो एक प्रोसेस है, पॉइंट ए से शुरू हुआ और वो प्रोसेस होते 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 पॉइंट ए पे ही आके खत्म हो गया, तो हम उसे कहेंगे भैया ये साइक्लिक प्रोसेस है। बट फोटोफॉस्फोराइलेशन एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। देखो, लाइट गिरा पहली बार साइमल्टेनियसली, सॉरी पहली बार नहीं, साइमल्टेनियसली PS1 और PS2 पे। PS1 का इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, और चला गया NADPH के पास, लौट के नहीं आया। ठीक है, लौट के नहीं आया, तो जो इलेक्ट्रॉन निकला वो वापस अपनी जगह नहीं गया। और PS1 के इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला और ये PS1 के पास गया। ठीक है, क्या यही इलेक्ट्रॉन PS1 से वापस PS2 के पास आ गया? PS2 को खुद का इलेक्ट्रॉन मिला? नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन को पूरा कौन किया? H2O ने। H2O ने अपना इलेक्ट्रॉन PS2 को दिया, तो क्या वापस H2O को वो इलेक्ट्रॉन वापस मिला? नहीं। तो कोई भी प्रोसेस शुरू हो रहा है, क्या वो वापस वहीं जाके खत्म हो रहा है? नहीं तो इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको? इट इज अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अगर एक पॉइंट पे शुरू हो और उसी पॉइंट पे जाके खत्म हो जाए तो हम कह देंगे भैया साइक्लिक प्रोसेस है। बट ये तो देखो, इलेक्ट्रॉन क्या जहां से निकल रहा है, क्या वापस वही इलेक्ट्रॉन वहां आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई और है वो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर रहा है, जैसे PS1 के इलेक्ट्रॉन की कमी को PS2 कर रहा है, PS2 के इलेक्ट्रॉन की कमी को वाटर पूरा कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा क्या? लाइट रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि लाइट के, एक मिनट एक्सक्यूज मी, ये पूरा का पूरा क्या है? लाइट के वजह से शुरू हुआ। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? थाइलाकॉइड में। थाइलाकॉइड किसका है? ग्रेना का पार्ट है, राइट? ग्रेना का पार्ट है ना, स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड ग्रेना, और ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है। और मैंने कहा था लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? तो बोलो गाइस, NADPH2 होता है और ATP होता है, और साथ ही साथ एक बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो भैया चला जाता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में। और NADPH2 और ATP यही तो चचा काम आता है डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में, बोलो डार्क रिएक्शन में ATP, NADPH2 और O2 बना। ठीक है, प्रोडक्ट। इसमें से O2 बाई प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर में चला गया, और जो NADPH2 और ATP है ये जाएगा डार्क रिएक्शन में और बनेगा, बोलो सारे मिलके, ग्लूकोज। NADPH2 और ATP जो यहाँ पूरा बना है, मैंने आपको दिखाया कैसे बना है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में पूरा समझा के। यही NADPH2 और ATP जाएगा डार्क रिएक्शन में और बनाएगा ग्लूकोज। ठीक है, एक चीज और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए बढ़ना पड़ेगा हमें अगले स्लाइड में। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब एक चीज सुनिए, मैंने जब सबसे पहली लेक्चर 1 जब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था, तब मैंने आपको कहा था
कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फोटोनिक यानी कि लाइट से जो एनर्जी मिलती है फोटोनिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोनिक एनर्जी जो कि लाइट एनर्जी है कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी यानी कि एटीपी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इस चीज को मैं यहाँ प्रूव करके बताऊंगा आपको। देखो, लाइट साइमल्टेनियसली गिरी, ठीक है, PS1 और PS2 पे। यहाँ पे देखो लाइट गिरी PS2 पे, राइट, साइमल्टेनियसली गिरी PS2 से ये इलेक्ट्रॉन निकला, फेयोफाइटिन के पास गया और ये इलेक्ट्रॉन फिर PQ के पास गया। PQ क्या है? हाइड्रोजन कैरियर है। जैसे PQ के पास ये इलेक्ट्रॉन गया, PQ ने इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का इस्तेमाल किया। इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहाँ से आया भैया? लाइट से आया, क्योंकि लाइट PS2 के ऊपर गिरा। ठीक है, फोटोनिक एनर्जी PS2 में आई, PS2 के पास आई और PS2 से ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ इसके पास भी वही फोटोनिक एनर्जी थी, लाइट एनर्जी थी, और यही इलेक्ट्रॉन गया PQ के पास। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन ने इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का इस्तेमाल किया और जो प्रोटॉन थे उसको क्या किया? स्ट्रोमा से लेके ल्यूमेन में छोड़ दिया। ठीक, तो मैं कह सकता हूं इसके कारण क्या हुआ? जो स्ट्रोमा में H+ का कंसेंट्रेशन कम हो गया और ल्यूमेन में H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ गया। ठीक, तो हमारा जो PQ है, ये जो प्रोसेस है ये तो दिन भर चल रहा है, राइट। अब ये जो हमारा PQ है, प्लास्टोक्विनोन है, ये क्या करेगा? देखो, ये क्या खुद की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है? इसके पास कहाँ से कोई एनर्जी आ रहा है? इस H+ को पंप करने के लिए, अंदर में पंप करने के लिए स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ, ये किसके एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का। इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहाँ से आया? लाइट के पास से आया। तो ये जो PQ है, देखो क्या हो रहा है, H+ का जो कंसेंट्रेशन है स्ट्रोमा में कम हो रहा है और यहाँ ल्यूमेन में बढ़ रहा है। तो ये PQ क्या कर रहा है? अब आप देखो, लो कंसेंट्रेशन है H+ का स्ट्रोमा में और हाई कंसेंट्रेशन है H+ का ल्यूमेन में। अब किसी भी चीज को जब आप हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन ले जा रहे हो, सॉरी, लो कंसेंट्रेशन, यहाँ तो लो H+ का कंसेंट्रेशन है ना और यहाँ पे हाई है, तो अगर आप लो से हाई जा रहे हो तो आप अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हो। ठीक है, आपको एनर्जी चाहिए, राइट, एनर्जी। तो ये जो PQ है ये क्या कर रहा है? एज अ प्रोटॉन पंप काम कर रहा है। प्रोटॉन को क्या कर रहा है? पंप कर रहा है स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ। स्ट्रोमा में H+ का कंसेंट्रेशन कम है, ठीक, और ल्यूमेन में H+ का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो ये PQ है, ये क्या कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है इन प्रोटॉन को पंप करने के लिए अंदर की तरफ, क्योंकि जब हम अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं यानी कि लो से हाई, तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है? इस लाइट से, सॉरी, इस इलेक्ट्रॉन से। और इस इलेक्ट्रॉन के पास कहाँ से आया? फोटोनिक एनर्जी, लाइट से आया। ठीक है, और इसी एनर्जी का, जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी है, उसको PQ ने इस्तेमाल किया और प्रोटॉन को पंप किया। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन में जो लाइट एनर्जी था, इलेक्ट्रॉन में किसका एनर्जी था? लाइट एनर्जी था, फोटोनिक एनर्जी था, जिसके कारण यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट लाइट एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन के पास था। इसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके, इसी इलेक्ट्रॉन के पास जो लाइट एनर्जी था, इसको यूटिलाइज करके PQ क्या कर रहा है? प्रोटॉन को अंदर की तरफ पंप कर रहा है। तो इसके कारण प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लाइट एनर्जी। अब ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, यहाँ पे देखो हाई कंसेंट्रेशन हो गया, अब यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन है H+ का, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा। ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है टूटेगा, यानी कि मैंने क्या कहा था, जितने भी सब्सटेंस है इस लिविंग सिस्टम में वो इक्विलिब्रियम में जाना चाहते हैं। तो जैसी ये जो ग्रेडियंट है टूटेगा और प्रोटॉन बाहर, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, तो ये जो एनर्जी जो यहाँ पे थी ना, जिस एनर्जी के कारण ये पूरा प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा था, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा। ठीक है, कब टूटेगा? जब यही एनर्जी क्या होगा, जैसे ये जो प्रोटॉन है ये बाहर निकलेंगे, स्ट्रोमा में आएंगे, तो वही एनर्जी हमें ATP के फॉर्म में मिल जाएगी। समझ रहे हो बात को? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी। ADP जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कन्वर्ट होके ATP बना लेगा। तो ये जो केमिकल एनर्जी है ये हमें कब मिली? ये जो केमिकल एनर्जी हमें कब मिली? जब यहाँ का जो लाइट एनर्जी है, जो इस इलेक्ट्रॉन के पास था, यहाँ का जो लाइट एनर्जी,
ने क्या किया, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया। ये जो PQ था, इसने इस लाइट एनर्जी की मदद से, समझ रहे हो ना बात को, प्रोटॉन को पंप किया अंदर की तरफ, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस लाइट एनर्जी प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, और जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटा, जब ये H+ बाहर गए हाई टू लो, तभी यहां से क्या हुआ, F0 से गए बाहर, तो ये हमारा F1 एक्टिवेट हुआ और हमें ये ATP मिला, केमिकल एनर्जी मिला। तो अब देखो ये स्टेटमेंट मैं एक तरीके से आपको अप्रूव करके बता सकता हूँ कि फोटोनिक लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि ATP ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, राइट। ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, ये किसकी वजह से बन रहा है, जो लाइट गिर रहा है। समझे बात को? चलो, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखो, एवोल्यूशन जो हुआ है ना, एवोल्यूशन क्लोरोप्लास्ट में जो एवोल्यूशन हुआ है, क्लोरोप्लास्ट का एवोल्यूशन इतने अच्छे शानदार तरीके से हुआ है। इस चीज को समझो, जो ATP है और NADPH2 है, कहाँ बन रहा है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। एक थप्पड़ लगेगा अगर कोई थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बोला। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में रिएक्शंस चल रही है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के रिएक्शंस चल रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो कहाँ बन रहे हैं, स्ट्रोमा में। देखो स्ट्रोमा में बन रहे हैं ना भैया, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है, स्ट्रोमा में। अब देखो यही एवोल्यूशन की खास बात है। मैंने आपको क्या कहा था, लाइट के वजह से जो रिएक्शन चला, ये देखो पूरा लाइट रिएक्शन, इसके प्रोडक्ट बनेंगे NADPH2 और ATP और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो ल्यूमेन के अंदर बनेगा, ठीक है, ल्यूमेन के अंदर बन रहा है, ओके। लेकिन देखो जो ATP और NADPH2, मैंने क्या कहा था, ऑक्सीजन तो भले ही चलो एटमोस्फेयर में गया, हम लोग ने सांस ले लिया, लेकिन NADPH2 और ATP क्या होते हैं, ये डार्क रिएक्शन में काम आते हैं। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। तो यही तो एवोल्यूशन की खास बात है क्लोरोप्लास्ट में जो हुआ है, कि रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में चलेगा, ये जो पूरा लाइट रिएक्शन है, ठीक है, लाइट की वजह से, लेकिन प्रोडक्ट बन रहा है स्ट्रोमा में। क्योंकि अब ये स्ट्रोमा में, ठीक है, यही NADPH2 और ATP आगे जाके क्या करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, डार्क रिएक्शन में काम आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो NADPH2 और ये जो ATP है ना, NADPH2 और ATP, ये दोनों के दोनों, NADPH2 और ATP, ये दोनों के दोनों लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बीच के एनर्जी रिच इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। एनर्जी रिच इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, समझे क्या बोला मैंने, लाइट ATP, ATP क्या, केमिकल एनर्जी ना, ATP और NADPH2, ये दोनों क्या है, NADPH2 भी तो देखो क्या, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था, एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन, उसकी मदद से क्या लिया, प्रोटॉन को लिया, और यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके देखो यहाँ पे H+ एक हाइड्रोजन NADPH आ गया, तो इसके पास भी एनर्जी होगा, कुछ ना कुछ होगा ही ना, ऑब्वियसली होगा। तो NADPH और ATP, बात को समझे, ये जो चीज मैंने अभी यहाँ पे बोला समझ में आया ना। NADP के पास जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा, तो इस इलेक्ट्रॉन को यूज करके, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके इसने एक प्रोटॉन लिया था, राइट। तो यहाँ पे भी ये जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी था, कहाँ से आया था, लाइट से ही आया था ना। तो यहाँ पे भी एक तरीके से लाइट से केमिकल एनर्जी हम बोल सकते हैं, NADPH बना। तो NADPH और ATP, ये दोनों लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन के बीच के एनर्जी रिच इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, जो कि आगे डार्क रिएक्शन में काम आएंगे ग्लूकोज बनाने में। तो देखो कितने शानदार तरीके से ये जो क्लोरोप्लास्ट है, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन, ये जो क्लोरोप्लास्ट में सब कुछ चल रहा है, कि भैया थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में तो हो रहा है रिएक्शन सारे के सारे, लेकिन प्रोडक्ट कहाँ बन रहे हैं, देखो स्ट्रोमा में, ताकि यहां से फिर ये फटाक से चले जाए डार्क रिएक्शन करने, राइट। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब एक छोटा सा चीज है नेक्स्ट स्लाइड में, बस इसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, प्लीज 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 देख लो, ठीक है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, NCERT रिलेटेड है, जरूर से देखना। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। मुझे आप लोगों को ये दिखाना था, ठीक है, जितना भी चीज मैंने अभी तक समझाया ये आपको NCERT 11 पेज नंबर 214 में मिलेगा। ATP सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस नाम से, यहाँ पे जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया ना, सारी चीजें यहाँ पे देखो, सारी चीजें यहाँ पे, ये हमारा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये बाहर की तरफ स्ट्रोमा, अंदर की तरफ ल्यूमेन, ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, राइट। यहाँ देखो ये रहा हमारा PS1 का सिस्टम, जो P700 जो रिएक्शन सेंटर है, FD से होते हुए FNR की मदद से, ठीक है, NADP के पास पहुंचेगा हमारा, जो यहाँ पे NADPH के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, इसके मदद से ये H+ लेगा स्ट्रोमा से,
और दोनों साथ में मिलकर NADPH बना लेंगे। ऑलराइट, NADPH बना लेंगे और PS1 की इलेक्ट्रॉन की कमी को PS2 करेगा पूरा। देखो लाइट गिरा साइमल्टेनियसली दोनों पे एक साथ लाइट गिर रहा है ना। यहाँ देखो प्लास्टोक्विनोन है, राइट, प्लास्टोक्विनोन क्या हाइड्रोजन कैरियर पंप करेगा, H+ को लेके अंदर छोड़ देगा, ये देखो अंदर छोड़ दिया। साइटोक्रोम B6F जो कॉम्प्लेक्स था, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया और प्रोटॉन को बाहर छोड़ दिया। प्रोटॉन से मतलब नहीं है, जो कि मैंने तुम्हें एग्जांपल देके समझाया था ना कि आपके पास एक चॉकलेट आया, आप रैपर फेंक देते हो, चॉकलेट खा लेते हो, क्योंकि आपको रैपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको चॉकलेट की रिक्वायरमेंट है। फिर यहाँ से यही इलेक्ट्रॉन देखो जो साइटोक्रोम B6F ने लिया था, ये प्लास्टोसाइनिन को देता है, प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और ये PS1 को दे देता है, तो PS1 की इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरी कर दी गई। ठीक है, मैं आपको एक बार ये NCERT का फिगर समझा देता हूँ। ठीक है, लाइट गिरा तो यहाँ पे एक OEC कॉम्प्लेक्स होगा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा और H2O का ब्रेकडाउन करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन बनेगा, ये तो चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी बनेगा। NCERT ने नहीं दिखाया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा PS2 के पास और PS2 की इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाएगी। ये जो H+ था, ये H+ देखो जमा हो रहा है बहुत सारे H+, ये इधर CF1 F0 और F, ये C क्यों है, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट का F0 प्रोटीन है। आप NCERT मैंने तो आपको F0 और F1 करके समझाया ना, यहाँ पे C इसलिए लिखा गया, ये क्लोरोप्लास्ट को दर्शा रहा है, क्योंकि F0 और F1 प्रोटीन आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिल जाते हैं। बट क्या हम यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ डील कर रहे हैं? नहीं, हम तो यहाँ भैया क्लोरोप्लास्ट के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो F0 के बगल में ना C लिख दिया, क्योंकि F0 और F1 प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए यहाँ पे F0 के सामने C लिखा है। ठीक, तो ये पूरी चीज मैंने आपको समझाई कैसे ADP से पूरा ATP बन रहा है। ओके, स्ट्रोमा में H+ कम होता है ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, H+ क्या होता है, कम, तो pH ज्यादा होता है स्ट्रोमा का, राइट, और ल्यूमेन में H+ हाई होता है तो pH कम होता है, राइट। यहाँ पे देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट बन रहा है, H+ अंदर में क्या हो जा रहा है, हाई हो जा रहा है और बाहर में लो हो जा रहा है। H+ अंदर में हाई हो जा रहा है, बाहर की तरफ लो हो जा रहा है, इसीलिए बाहर अंदर से बाहर की तरफ H+ जाता है, किसके थ्रू, ये ब्रिज के थ्रू CF0। जितनी भी चीजें मैंने आपको बोली ये सब आपको यहाँ मिल जाएगी, बट फिर भी मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो मैंने जो पूरा फिगर बना के समझाया है वो आप पहले देखें, पहले समझे और फिर इस फिगर को देखें। ओके, चलो, तो यहाँ पे ये जो हमारा बड़ा सा टॉपिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये होता है समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।